नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक बार नए 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हूं जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से। तो चलिए दोस्तों, समय को ना खराब करते हुए चलते हैं अपनी इस क्लास की ओर। तो सबसे पहले एक कोटेशन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की मूल कुंजी है। यानी ये एक विद्यार्थी के जीवन के लिए प्रेरणादायक लाइन है। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके पीछे हमारी पूरी ऊर्जा होनी चाहिए। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा ऑप्शन होगा तो हमारी ऊर्जा बट जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बार से फिर से अपनी क्लास को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में CCEA ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितनी मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है। तो हाल ही में दोस्तों भारत में पीएम गति शक्ति योजना के तहत दो मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो इसके तहत भारत में दो ट्रैक विकसित किए जाएंगे। ये जो ट्रैक होंगे ये विकसित किए जाएंगे जिनकी लंबाई 176 किलोमीटर की होगी। ये दो ट्रैक जो दो होंगे ये जो दोनों ट्रैक होंगे आपके वो रतलाम से नागदा। पहला ट्रैक जो होगा वो रतलाम से नागदा और जो दूसरा ट्रैक होगा वो वर्धा से बलहर शाह तक होगा। तो इन दो ट्रैकों को विकसित किया जाएगा। ये दोनों ट्रैक एमपी और महाराष्ट्र के 4 जिलों से होकर गुजरेंगे। यानी ये 4 जिलों में बनाए जाएंगे। और ये दोनों ट्रैक हमारी रेलवे के बुनियादी विकास के ढांचे को मजबूत करेंगे। यानी इसका उद्देश्य क्या है? हमारे रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। अगर बात करें तो ये दोनों ट्रैक दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई, यानी दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई रेलवे कॉरिडोर से जुड़ेंगे। कौन से कॉरिडोर से जुड़ेंगे? तो रेलवे कॉरिडोर। एक कॉरिडोर दिल्ली मुंबई और दूसरा कहां से है? दिल्ली से चेन्नई। दोनों कॉरिडोरों से जुड़ेंगे और किसके तहत बनाए जाएंगे? तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति योजना जिसकी शुरुआत 2021 में पीएम मोदी द्वारा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 176 किलोमीटर लंबी ये रेलवे योजना होगी। इसके तहत रतलाम से नागदा और वर्धा से बलहार शाह तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए, देश में रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? रेलवे ढांचे को मजबूत करना और मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसका विकास किया जाएगा। 2 लाइन रतलाम से नागदा और वर्धा से बलहारशाह, चौथी लाइन और चौथी लाइन का विकास किया जाएगा। इसकी लागत होगी 3399 करोड़ रुपए और इसको पूरा करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है 2029 से 2030 के बीच में। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर होगी जिसका विस्तार किया जाएगा। यह विस्तार लगभग 784 गांवों को कवर करेगा और इसमें लगभग
19.74 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई कॉरिडोर से भी जुड़ेंगे। तो ये बात हो गई हमारी रेलवे कॉरिडोर की। दोस्तों आज हमने आपके लिए कुछ पिछले महीनों में बीते करंट के रिवीजन के क्वेश्चन को भी इसमें जोड़ा है, यानी हम पिछले करंट के क्वेश्चनों को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादक संगठन यानी APO की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाली है? भारत ने संभाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कौन सा मंत्रालय है? सहकारिता मंत्रालय भी है। कौन सा? सहकारिता मंत्री भी कौन है? हमारे अमित शाह हैं। और भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। ने किस राज्य में तेरा तुझको अर्पण यानी अमित शाह कहां से हैं? अमित शाह गुजरात से हैं। तो गुजरात से जो लिया उन्होंने उसको अर्पण कर दिया। तो ये योजना कहां शुरू हुई? गुजरात में, अमित शाह द्वारा। हाल ही में किसने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सांकेतक लॉन्च किया? वित्तीय धोखाधड़ी सांकेतक लॉन्च किया। तो किसने किया? दूरसंचार विभाग ने। किसने किया? दूरसंचार विभाग ने ये लॉन्च किया वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है? तो ये श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है। तो ये चार हमारे क्वेश्चन रिवीजन के हो गए। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में टाटा और एयरबस द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो हमारी जो रेलवे लाइन है वो कोलार कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। कहां पे? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भारत की पहली निजी, तो किस के द्वारा? टाटा एडवांस, किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम और कौन? एयरबस कंपनी। ये कहां की है? यूरोप की है। यूरोप की कंपनी एयरबस, दोनों मिलकर भारत की पहली निजी यानी पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, जहां पर हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। पहली निजी यानी भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जो हेलीकॉप्टर बनाएगी। और ये H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। ये हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला हेलीकॉप्टर है। सबसे अधिक बिकने वाला हेलीकॉप्टर है। और जो हम कंपनी लगाएंगे कर्नाटक में वो 10 H125 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष निर्माण करेगी, जिसे भविष्य में बढ़ा सकते हैं। यानी इसके उत्पादन को हम भविष्य में बढ़ा सकते हैं, यानी इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहां पे हुआ है? कर्नाटक में। बंगलुरु में एक स्थान है वेमगाम औद्योगिक क्षेत्र। वेमगाम औद्योगिक क्षेत्र, कौन सा? वेमगाम औद्योगिक क्षेत्र। यहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। तो भारत की पहली और ऐसा निजी कंपनी लगाने वाला भारत विश्व का
विश्व का चौथा देश होगा। कौन सा देश होगा? चौथा देश होगा। तो इससे पहले 3 देश कौन से हैं? एक यूएसए, दूसरा फ्रांस क्योंकि फ्रांस की कंपनी है, और तीसरा ब्राजील। तो 3 देशों के बाद चौथा भारत होगा। ठीक है, तो ये कहां की कंपनी है? यूरोप की कंपनी है। और इसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? फ्रांस में है। हेडक्वार्टर फ्रांस में है। तो ये भारत के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के लिए भी एक बूस्टर का काम करेगा। और इसका संचालन 2026 से प्रारंभ होने की उम्मीद है। कब से? तो इसका संचालन 2026 से, यानी 2026 से यह कार्य करना शुरू कर दी एयरबस कंपनी। अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस, और पेरिस सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें ब्राजील, तो इसकी राजधानी ब्राजीलिया। क्या राजधानी है इसकी? ब्राजीलिया। और ब्राजील में सबसे फेमस नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबाई के आधार पर देखें तो नील नदी, अगर आयतन देखें तो अमेजन। आयतन का मतलब यहां पर किसी भी दूसरी नदी की तुलना में सबसे अधिक पानी बहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी अभी हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमारी, उसकी असेंबली का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी ने किया। राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया, यानी हमारे राजनाथ सिंह जी ने यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की असेंबली का अभी उद्घाटन किया। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं, तो भारत के एविएशन निर्माण क्षमताओं को नई ऊंचाई मिलने जा रही है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL और यूरोपीय एरोस्पेस दिग्गज एयरबेस के बीच समझौते के तहत देश में पहली निजी क्षेत्र हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। यानी पहली देश की निजी, यानी देश की पहली प्राइवेट, जो कौन सा हेलीकॉप्टर बनाएगी? जैसे मैंने आपको बताया H-125। प्रारंभ 10 की क्षमता होगी, जिसे हम आगे जाके भविष्य में बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब पिछले महीनों का करंट रिवीजन कभी आप लोग भूल जाओ, तो इसके लिए मैंने हर क्वेश्चन के बाद 4 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन, मालाबार सीवेट जो समाचारों में देखा गया भारत के किस स्थानिक क्षेत्र में पाया जाता है? यानी भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये हमारे पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट बोले तो जैसे ये हमारा भारत, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा पर्वत है इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट, और यहाँ वाले को पूर्वी घाट, और ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। तो ये कहाँ पे पाई गई? ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों के आगे बढ़ाने हेतु रूट स्मार्ट विलेज सेंटर किसके लिए? ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो किया है वो अजय सूद जी ने किया है। और ये अजय सूद कौन है? अजय सूद जो है हमारी सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो हम याद रखेंगे वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? हमारे अजय सूद जी। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये याद रखना, पूर्वोत्तर के हिसाब से आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो कहाँ है? ये दिल्ली में पूर्वोत्तर का है, लेकिन आयोजन कहाँ पे हुआ है? हमारी राजधानी दिल्ली में।
अगर भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह भी हमारे दिल्ली में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में बीएसएनएल ने कितने वर्षों में पहली बार लगातार 2 तिमाही में लाभ दर्ज किया है? देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बीएसएनएल के साथ साथ हमारे देश की प्रगति और सरकार की दृढ़ता को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो बीएसएनएल की जो स्थापना हुई थी वो बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई और तब से लगातार ये 18 साल, कब से? 2025 से पहले 18 साल, 2000 में स्थापना हुई, यानी 25 साल में से 18 साल से लगातार ये घाटे में थी। लेकिन अभी ये पिछली 2 तिमाही में, किसमें? फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की 2 तिमाही, तीसरी और चौथी तिमाही का मतलब हर 3 महीने की, 12 महीने होते हैं तो 12 महीने को हम डिवाइड करेंगे 3-3 महीने में, तो जो अंतिम वाले 6 महीने थे उसकी अगर हम बांट दें तो 3-3 महीने की 2, तीसरी और चौथी तिमाही में दोनों में क्या हुआ है? फायदा हुआ है। किसमें? अंतिम 2 तिमाही में इसको फायदा हुआ है। और कितने का फायदा हुआ है? अगर बात करें तीसरी तिमाही में इसको 262 करोड़ का फायदा हुआ है और चौथी तिमाही में 280 करोड़ का फायदा हुआ है। तो ये 18 साल बाद ऐसा हुआ है कि बीएसएनएल को फायदा पहुंचा है और इस बीएसएनएल के फायदा पहुंचने में सरकार की अहम भूमिका है। तो इस फायदा पहुंचने के कारण, फायदे के कारण में देखें तो फायदे के कारण क्या है? एक तो हमारी सरकार का समर्थन और दूसरा 4G यानी जो 4G अभी तक नहीं चालू हुआ था उसकी सर्विसेज बीएसएनएल ने चालू की और इसके कारण इसको फायदा हुआ है। दरअसल हुआ क्या था, बीएसएनएल हमेशा से घाटे में जा रही थी, इसके बाद इसका फायदा प्राइवेट कंपनियों ने उठाया। जैसा कि हम जानते हैं बीएसएनएल के नुकसान का फायदा किसे हुआ? प्राइवेट कंपनियों को हुआ, जिसमें जियो और वोडाफोन। अब पिछले कुछ सालों में देखा गया कि जो हमारी जियो और वोडाफोन, ये क्या है? वीआई जिसको बोलते हैं हम, वीआई, ये क्या है? अपनी मोनोपोली चला रही है। मोनोपोली कैसे? कभी पैक बोल देती है कि इतने का है, अपने हिसाब से रेट बढ़ा देती हैं और अपने हिसाब से दिन को घटा देती हैं। तो इनकी मोनोपोली चल रही थी। अब ये बात जब सरकार के पास पहुंचती है तो इसके काउंटर में सरकार बीएसएनएल को फंड देती है, जो मैंने बताया कि सरकार का समर्थन। और इसके फंड देने के बाद जब बीएसएनएल के पास पैसा आया तो इन्होंने अपनी 4G सुविधाएं विकसित की, जिसके कारण इस बीएसएनएल को फायदा हुआ है और इसका फायदा देश हित में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके मंत्री, ये किसके अधीन है? बीएसएनएल किसके अधीन आती है? तो ये हमारे दूरसंचार विभाग यानी मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसके मंत्री है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसके मंत्री हैं। बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर 2000 को की गई। तो सरकार ने अपने 2 विभाग, जिसमें दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार संचालन विभाग, तो 15 सितंबर 2000 को सरकार ने 2 विभागों को मिलाकर, जिसमें कौन कौन से थे? पहला विभाग था हमारा दूरसंचार सेवा विभाग और दूसरा था हमारा दूरसंचार संचालन विभाग। इन दोनों विभागों को मिलाकर हमने क्या किया? एक बीएसएनएल की स्थापना की थी। बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर
2000 को की गई। इसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो हाल ही में 18 वर्षों बाद इसमें हमें फायदा देखने को मिला है। तो ये सारी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल को 18 वर्ष में पहली बार लगातार 2 तिमाही में यानी 3-3 महीनों की 2 तिमाही में लगभग लाभ दर्ज कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। ठीक है, ये कब हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च तक की जो साल हमारा बीता है उसमें इसने फायदा देखने को मिला है। तो इसमें 262 और 280 करोड़ का इसको फायदा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपने रिवीजन के क्वेश्चन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो इसकी जो मेजबान देश है वो है फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में ये तीसरी समिट हुई। कौन सी थी? 3rd समिट। इससे पहली सबसे पहली बेलेचले कहाँ पे है? यूके में। अगर बात करें दूसरी की तो सियोल। दूसरी का आयोजन सियोल में हुआ। सियोल कहाँ पे है? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया। सियोल किसकी राजधानी है? साउथ कोरिया की। तो पहली का आयोजन बेलेचले में, दूसरी का सियोल में और तीसरी का पेरिस में किया गया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRTNS शुरू किया है? तो ये किया है हमारे बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये हमारे बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगर हम बात करें इनके मंत्री की तो सर्वानंद। कौन है? सर्वानंद। तो कौन है मंत्री इसके? सर्वानंद सोनेवाल इसके मंत्री हैं। ये कहाँ के हैं? असम के पूर्व सीएम। अभी कौन है सीएम? हेमंता विश्व शर्मा। और ये उनसे पहले जो सीएम रहे थे ये थे। तो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को किसका जन्मदिन होता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का। किसका? स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, विवेकानंद जी का जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? यानी किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये वीर गाथा यानी वीर है तो रक्षा मंत्रालय होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय प्लस शिक्षा मंत्रालय दोनों की संयुक्त पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कोयला आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? दोस्तों ये गिरावट कोई नेगेटिव नहीं है। मतलब गिरावट दर्ज करने का मतलब है कि ये गिरावट नेगेटिव नहीं है, यानी ये फायदे की गिरावट है। अब फायदे की गिरावट कैसे है वो हम समझते हैं। भारत ने अपनी जरूरतों का कोयला बाहर से मंगवाना बंद कर दिया है। यानी ये हमारा जो भारत है यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन और अन्य कार्यों के लिए कोयला बाहर से लाया जाता था और इसके बदले में हमारे देश का पैसा बाहर जाता था। अब भारत ने इस कोयले के आयात में कमी कर दी है, यानी भारत अपने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। और इसमें कितनी परसेंट की कमी आई है? 7.9% की कमी दर्ज की गई है। जो कुल आयात 2.43 या 2 से घटकर कितना हो गया है? ये हमारा घटकर इतना हो गया। जो पहले कितना था? जो हमारा पहले 53 था, इससे घटकर हमारा 243.62 हो गया है, यानी 243.62 हो गया है। इसमें इतने की घटत हुई है, यानी
कितने की 7.9% इसमें घटा है। अगर इसको देखें तो इससे कितना लाभ हुआ है, तो इसके घटने से भारत की अर्थव्यवस्था को 7.93 अरब डॉलर का लाभ हुआ है। कितने का? अरब डॉलर का लाभ हुआ है, जो हमारे रुपये में देखे तो 60,600, जो हमारे रुपये में देखे तो 60,681.67 करोड़ रुपए बैठता है, करोड़ रुपया बैठता है। यानी इतने करोड़ रुपए का हमें ये आयात घटने से लाभ हुआ है। तो ये भारत का आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है। भारत का विकसित भारत, भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का विकसित भारत का लक्ष्य है @2047, यानी भारत विकसित भारत 2047 तक बनने का लक्ष्य रखता है। और इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, यानी अपनी जरूरतों को अपने हिसाब से अपने यहीं पर ही पूरा करना पड़ेगा। तो उसकी तरफ ये एक बढ़ता कदम है। अगर हम बात करें कोयले की बात करें तो कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ये 4 प्रकार कोयले के पाए जाते हैं। और सबसे उत्तम कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम जो कोयला में होता है वो एंथ्रासाइट है। और जैसे जैसे हम पिट की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे खराब कोयला जो माना जाता है पिट माना जाता है। अगर हम बात करें भारत में कोयला, तो भारत में कोयले की प्रमुख खदान भारत में कोयले की प्रमुख खदान कौन सी है? तो सबसे पहले जो आती है वो है झरिया खदान झारखंड की। झरिया खदान कहाँ की है? झारखंड की। उसके बाद रानीगंज कहाँ पड़ेगी? रानीगंज पड़ेगी वेस्ट बंगाल। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है कोरबा छत्तीसगढ़ की कोरबा तीसरे नंबर पर आती है। अगर बात करें सिंगरौनी, चौथे नंबर पर सिंगरौनी, ये आंध्र प्रदेश की। तो ये हमारी प्रमुख खदानें हो गई है। अगर बात करें भारत में कोयला भंडारण में नंबर 1 कौन सा स्टेट है? तो सबसे नंबर 1 जो कोयला भंडारण में आता है उसका नाम है झारखंड। यानी झारखंड में सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। भंडार का मतलब वहां की जो क्षेत्र है उसके नीचे उपस्थित है। अगर बात करें उत्पादन की, कोयले का उत्पादन में नंबर 1 वो राष्ट्र है, वो राज्य है, वो है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत में एक नदी घाटी है, भारत की दामोदर नदी घाटी। इसको हम रूर नदी घाटी के नाम से भी, भारत की रूर नदी घाटी के नाम से भी जानते हैं। भारत की रूर नदी घाटी, यानी यहाँ से सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। रूर किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जर्मनी की रूर नदी में विश्व का सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो इसलिए भारत में दामोदर नदी घाटी में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। इसलिए इसकी तुलना जर्मनी की रूर नदी घाटी से की जाती है और इसे भारत की रूर नदी कहते हैं। तो ये मैंने सभी इसके बारे में लिख दिया है। अगला ये देखते हैं, राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन एसपी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी कौन करेगा? भारत करेगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा। नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल जिसमें भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा हुई। इसी में हुई थी ना। कितनी अर्थव्यवस्था होगी? 4.187 ट्रिलियन डॉलर की। किसको पछाड़ा हमने? जापान को पछाड़ा। अब भारत से ऊपर कितनी है? 3 है, यूएसए, चीन, जर्मनी और फिर
भारत, जर्मनी और भारत। यूएसए की 30 ट्रिलियन डॉलर की, चीन की 19.23 ट्रिलियन डॉलर की, जर्मनी की 4.74 ट्रिलियन डॉलर की और भारत की 4.8187 ट्रिलियन डॉलर की। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था होगी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? मैंने उस दिन भी बताया था आपको, पीएम मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की। अगर बात करें प्रतिष्ठित सर गारफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया, तो वो कौन से क्रिकेटर हैं? ये किसकी ट्रॉफी है? क्रिकेट की ट्रॉफी है, क्रिकेटर को दी जाने वाली ट्रॉफी है। तो जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह को ये ट्रॉफी दी गई है। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दूसरे चरण का इन सम्मान का दूसरा चरण आयोजित किया गया, जिसमें हमारे पीएम मोदी जी ने भी भाग लिया और कुल टोटल 139 को पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार कितने को दिए गए? 139 लोगों को दिए गए, जिसमें से 139 में से 7 19 और 113, 7 19 और 113, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। ये हमारे यहाँ भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च पद्म सम्मान हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस पे की जाती है। कब? गणतंत्र दिवस पर की जाती है, गणतंत्र दिवस पर की जाती है। और इस बार कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था? तो 76वां गणतंत्र दिवस। और इस गणतंत्र दिवस पर जो हमारे मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट थे, वो कौन थे? तो वो इंडोनेशिया के पीएम प्रोबो सुबियांतो। कौन थे? प्रोबो सुबियांतो, जो इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे। और जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, उस पर भी इंडोनेशिया के पीएम ही हमारे मुख्य अतिथि थे। तो इसकी घोषणा अभी की है। इसमें से ये दूसरा चरण है। पहले चरण में 68 लोगों को मिल चुका था और इस बार दूसरा चरण जो आयोजित हुआ है, तो इसमें 71 लोगों को दिया गया है, यानी टोटल 139 को दिया गया है। अगर बात करें पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से की जा रही है, यानी 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1954 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगर हमें ध्यान रखने वाली बात है तो हमें ये कि साथ किस किस को मिला है, तो ये मिला है नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है। दूसरे हमारे यहाँ पर ओसामू सुजुकी, ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। जापान। मारुति सुजुकी देखे ना, तो मारुति भारत की थी और सुजुकी जापान की, तो ओसामू सुजुकी को भी मिला है। शारदा सिन्हा जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी को भी ये मिला है। जस्टिस जगदीश सिंह जी को भी ये पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को भी ये पुरस्कार मिला है। अगर बात करें, छठा नंबर आता है हमारे पर कुमुदिनी लाखिया जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें हम 7वें नंबर पर किसको मिला है, तो ये अभी ओसामा सुजुकी सरदार, अब कौन बचा? नागेश्वर रेड्डी जी का भी हो गया,
लक्ष्मी नारायण वासुदेव नायर, वासुदेव नायर जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये 7 लोग हैं जिनको हमें याद रखना है और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने नागरिक सम्मान समारोह, कौन सा, सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड, पहले में 68 लोगों को मिल चुका था, तो अभी ये दूसरा सम्मान आयोजित हुआ है जिसमें 71 लोगों को मिला है। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। ये श्रेणी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिया जाता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च स्तर विशिष्ट सेवा के लिए, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई। कायला साहित्य, सामाजिक विज्ञान, लोक प्रशासन, चिकित्सा, व्यापार, खेल और सिविल सेवा में उनके योगदान के लिए ये दिया जाता है। इसमें ये सब लोग शामिल हुए। तो इस बार जो पुरस्कार दिए गए उनमें 2025 में 139 पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार थे। इसमें से जैसे मैंने आपको लिखवाया, नागेश्वर रेड्डी जी, ये किस पे हैं, दवा यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र से हैं और कहां से हैं, तेलंगाना से हैं। अगर बात करें न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मतलब रिटायर न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर, सार्वजनिक मामले, कहां से हैं, चंडीगढ़ से। अगर बात करें कुमुदनी लाखिया जी, ये कला से हैं और कहां से हैं, गुजरात से हैं। अगर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला से हैं और कर्नाटक की कला। और वासुदेव नायर मरणोपरांत, तो 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है, 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से, केरल के हैं। ओसामा सुजुकी ये जापान के, और श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला, इनको हम बिहार कोकिला के नाम से भी जानते हैं, बिहार कोकिला के नाम से भी हम शारदा सिन्हा जी को जानते हैं। चलिए अब देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। नई दिल्ली में इंडियन रेन शो व द मोदी डेकेट पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये मोदी जी पर लिखी पुस्तक है और इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया, यानी इसका उद्घाटन किया। भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत पर्व 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत का जो पर्व है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में किया गया, दिल्ली में आयोजन किया। हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं कि पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम क्वेश्चन श्रीलंका में, कहां पर? श्रीलंका में, यानी पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कहां शुरू किया गया? श्रीलंका में। हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किसके ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव साहू जी को, संजीव साहू जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कीमा रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की है? यानी इनके लिए तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना ऐसे है जैसे अपने घर की सब्जी लेने जा रहे हो। 31 बार ये चढ़ चुके हैं और अपने 2023 के रिकॉर्ड को, जो इन्होंने 30वीं बार चढ़ा था, उसको तोड़ दिया है। यानी इन्होंने 31वीं बार चढ़कर भी अपने 30 बार चढ़ने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। और ये कहां से हैं? तो ये नेपाल से हैं। कहां से हैं? नेपाल से हैं। और इन्होंने किसकी चढ़ाई की है? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो कहां पर है? जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। नेपाल में इसे नाम, माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में इसमें चेमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। आज 8,849 मीटर है। और जो
विश्व की सर्वोच्च चोटी है। अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी चढ़ाई 1953 में दो लोगों ने, एक तेंजिंग नॉर्गे और एडमन हिलेरी ने की थी। दो लोग जो सबसे पहले इस पे चढ़े थे, तो ये दो लोग थे, एडमन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। तो ये क्या है, एशिया की सर्वोच्च चोटी, एशिया नहीं सॉरी, विश्व की सर्वोच्च चोटी। अगर बात करें हम अन्य महाद्वीपों की, तो जैसे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी, माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट एकांकागुआ, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर बात करें यूरोप की, तो माउंट अल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो माउंट कोजी सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर बात करें हम अफ्रीका की, तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद, तो अंटार्कटिका की माउंट विंसेप यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो गई। तो ये हमारे सारे महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी हमने आपको लिखवा दी। आगे देखें तो कीमा रीता शेरपा यहाँ चढ़कर 27 मई को 31 बार सफल चढ़ाई की, यानी 31 बार ये सफल चढ़ाई कर चुके हैं। रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ATDC और SECL ने छत्तीसगढ़ और किस राज्य की जगह में क्या आएगा, मध्य प्रदेश, 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो छत्तीसगढ़ और MP ने मिलकर। नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, नई दिल्ली में अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। फोरेंसिक साइंस का अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है। अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025, अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को किस राज्य सरकार ने लागू किया है, तो ये हमारी तेलंगाना की सरकार ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर समीर वी कामत को DRDO के प्रमुख के रूप में कार्यकाल का विस्तार कितने समय के लिए मिला है, तो हमारे DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। तो इसके हेड कौन है, समीर कामत हैं, और इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले भी इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, लेकिन अब इनके कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें DRDO की, तो DRDO का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है, तो इनका मुख्यालय दिल्ली में है। और DRDO किसके लिए, इनका ध्येय वाक्य बलसम मूलम विज्ञानम। इसका मतलब क्या है कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। अगर DRDO क्या करता है, मिसाइल परीक्षण करता है, और इसके मिसाइल परीक्षण कहाँ पे किए जाते हैं, तो 2 जगह किए जाते हैं। एक है चांदीपुर रेंज उड़ीसा, और दूसरा है व्हीलर द्वीप
जिसका नया नाम अब क्या हो चुका है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर ये अपने मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। तो डॉक्टर समीर कामत को भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं और इनको 25 अगस्त 2022 को DRDO के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। अब उन्हें क्या किया गया है, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब इसके अनुसार जो इनका कार्यकाल 1 जून से नया कार्यकाल शुरू होगा, जो 31 मई 2026 तक होगा। नव वर्ष की शुरुआत में कहाँ महा विषुबा संक्रांति और पन्ना संक्रांति मनाई गई? तो कहाँ पे मनाई गई है? तो विषुबा संक्रांति और पन्ना संक्रांति उड़ीसा में मनाई गई है। कहाँ पर? उड़ीसा में इनको मनाया गया है। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः यानी दोबारा किसे चुना गया है? तो हमारे सौरभ गांगुली जी को दोबारा से इसमें चुना गया है। विश्व दूरसंचार दिवस की थीम क्या है? विश्व दूरसंचार दिवस, जिसको 17 मई को मनाया गया। विश्व दूरसंचार दिवस जिसे 17 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी डिजिटल परिवर्तन के साथ लैंगिक समानता। इसकी थीम क्या थी? डिजिटल परिवर्तन के साथ लैंगिक समानता इसकी थीम थी। पूर्व उत्तर भारत के किस राज्य में सिरौल लिली महोत्सव? तो सिरौल लिली महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। सिरौल लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक के वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अनिल कुंबले जी जो क्या थे? अनिल कुंबले क्या थे? एक लेग स्पिनर और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज से, यानी सबसे ज्यादा भारत की ओर से टेस्ट मैचों में विकेट किसने लिए हैं? तो हमारे अनिल कुंबले जी ने लिए हैं। तो ये अभी क्या बनाया गया है? इनको वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कर्नाटक में बनाया गया है। अगर हम ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो हाल ही में फिक्की के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे उनका नाम था, फिक्की के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। ठीक है। अभी तमन्ना भाटिया को किसका बनाया गया है? तो मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात करें जसप्रीत बुमराह तो इनको स्केचर्स का और इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह जी को L&T फाइनेंस का, दोनों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। अगर बात करें ड्रीम टेक्नोलॉजी, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कीर्ति सेनन को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को चुना है। विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगर बात करें हम फेडरल बैंक ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है वो विद्या बालन जी को चुना है। तो ये हमारे अभी मुख्यतः ही जितने ब्रांड एम्बेसडर चुने गए वो हो गए हैं। इसके बाद एक बचता है हमारा
लिवाइस, लिवाइस, लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ, दोसांझे क्या है, ये हमारे लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो अनिल कुंबले जी को कर्नाटक ने वन्यजीव राजदूत नियुक्त किया है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस। हाल ही में मलानी फोनसेका को 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये क्या थी? अभिनेत्री। क्या थी ये? अभिनेत्री थी। अभी ये अभिनेत्री थी। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? एशिया एथलेटिक्स का आयोजन दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया। शेर पूंछ यानी शेर की पूंछ जैसा मेकोंग बंदर कहां पर पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उसका सारा रिवीजन क्वेश्चंस। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया गया। तो ये किस लिए? यूएनओ द्वारा मनाया जाता है, यूएनओ द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें मई के महत्वपूर्ण दिवस की, तो 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें हम इसके बाद बात करें 4 मई को, 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगर इसके बात करें 7 मई, तो अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस, एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। उसके बाद 11 मई, हम 11 मई को, इसके बाद 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस हम मनाते हैं। अब अगर इसके बारे में बात करें तो 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स डे, 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स डे, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। 22 मई को विश्व अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड डे, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जिस मई के हो गए। देखते हैं आगे। तो ये हमारे कौन है? इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशन पीस
कीपर्स 2025, पीस कीपर्स 2025 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी जो थीम थी, तो इसकी थीम थी शांति रक्षण का भविष्य। क्या थीम है इसकी? शांति रक्षण का भविष्य। भारत की भूमिका अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र सभी इसमें योगदान, चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। यानी जितने भी देश इसमें अपनी सेना भेजते हैं उसमें सर्वाधिक सेना भारत की चौथे नंबर पर है। इसमें भारत ने 5300 से अधिक सैन्य पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। यानी भारत के 5300 सैनिक अभी भी इसमें योगदान कर रहे हैं। क्वेश्चन रिवीजन वाले देखते हैं। तो किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य 100% गीगावाट परमाणु क्षमता विकसित कर लेना है? तो भारत का जो विकसित राष्ट्र का सपना है, तभी तक ही भारत ने 100% गीगावाट की अपनी क्या रखी है? क्षमता, यानी 2047 तक का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 21 मई 2025 को कहां आयोजित ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो कहां लिया? तो ब्रिक्स की बैठक कहां चल रही है? अभी ब्राजील में चल रही है, ब्राजील में। और ब्राजील में ही ब्रिक्स की बैठक में NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य किसे बनाया है? तो अल्जीरिया को बनाया है। अल्जीरिया को 10वां सदस्य बनाया है। ब्रिक्स की बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो इन्होंने एक देश एक धड़कन, एक देश और एक धड़कन पहल शुरू की है। कौन सी? एक देश और एक धड़कन पहल शुरू की है। अगर बात करें तो हाल ही में किस तारीख को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस, वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस 18 मई को मनाया गया? 18 मई को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी फाइनल करते हैं। हाल ही में हरित योग पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो हाल ही में हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित योग। ये किसकी तैयारी है? तो ये 21 जून को क्या है? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। तो उसकी तैयारी के रूप में इन्होंने हरित योगा पहल शुरू की है। तो किसने की है? तो ये राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, किसकी मदद से? आयुष मंत्रालय के संरक्षण में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान पुणे द्वारा शुरू की गई। किसके अधीन है? आयुष मंत्रालय। हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनेवाल। आयुष मंत्री कौन है हमारे? सर्बानंद सोनेवाल, जो हमारी जहाज रानी भी मंत्रालय के मंत्री भी हैं। अगर बात करें हम आयुष, AYUS, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो आयुष जिसकी शुरुआत 15 सितंबर 2014 को हुई। तो शुरू कब की गई है? शुरू 15 सितंबर 2014 को जिसकी शुरुआत की गई। अगर बात करें हम आयुष में जो ए है उसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। Y फॉर योग, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और होम्योपैथी H4। तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर बात करें तो कब मनाया गया? महाराष्ट्र के पुणे में आयुष मंत्रालय द्वारा मनाई गई। तो यह कार्यक्रम पारंपरिक भारतीय संस्कृति परंपराओं को आधुनिक पर्यावरण लक्ष्यों से जोड़ने के लिए हरित योग पहल को आगे बढ़ाते हुए योग फॉर वन अर्थ, इसकी थीम भी क्या है?
जो हमारे इस बार के योगा दिवस की थीम है। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम के तहत 2025 की तैयारी को दर्शाया है। ठीक है, तो इस संबंध किससे? हरित योगा से। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 से संबंधित है। थीम इसकी हो गई योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी, इसकी पहल है। श्री अनंत बिरादर अध्यक्ष इसके अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन के हैं। मुख्य अतिथि कौन है? श्री अनंत बिरादर जी हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आज रात तक के 10 क्वेश्चनों को देखा। तो आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आ ही गया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।